करंट लेवल पे मुझे लगता है कि लॉन्ग करना चाहिए, लेकिन सिर्फ आज के लिए नहीं, मुझे लगता है 3-4 दिन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाए। 880 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में 940 तक का यहाँ पे लेवल आता हुआ दिखना चाहिए। ग्रासिम के पास होल्डिंग कंपनी है, उसके पास अल्ट्राटेक का के स्टॉक्स हैं, तो वो भी देखिए स्टॉक इसके पीछे पीछे अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। तो पावरफुल आदमी वही जो अपने साथ दूसरे लोगों को भी लीड करे। मे फ्यूचर जो ग्रासिम का है वो यहाँ से 965 से 970 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। और चलिए, ये दोनों स्टॉक तो खैर आउट परफॉर्म करते हुए, अल्ट्राटेक के अच्छे नंबर्स, उसका रब ऑफ ग्रासिम पे, और देखिए किस तरह का मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। लेकिन बाजार का मूड थोड़ा सा गड़बड़ा था। आपको याद होगा अब से कुछ देर पहले जब मैं 12:30 पे जोड़ा था, तब आपने देखना शुरू करा था वो मार्केट में अनवाइंडिंग का कुछ प्रेशर, ऊपरी से दबाव। तब हमने हाईलाइट करा था क्रूड पे नजर रखें, क्योंकि ये अब बिगाड़ेगा मूड, क्योंकि क्रूड अब तक $74.5 ब्रेंट उस लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द था तमाम खबरों के बावजूद। लेकिन अब देखिए कच्चा तेल 75 के अब ऊपर मूव करता हुआ, 3/4% से ज्यादा का उछाल, और ये 75 के एक बार मीनिंगफुली ऊपर आया तो मुझे याद पड़ रहा है जब ये कच्चे तेल ने तगड़ा उछाल आया था तो एक्सपर्ट 75 को बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल मान रहे थे टेक्निकली और फंडामेंटली, और अगर ये ऊपर गया तो उसके बाद कहा जा रहा था 80 के ऊपर, 80 प्लस, तो उन लेवल्स की भी बात नहीं करते। लेकिन वो अब तेजी का दौर शायद शुरू हो सकता है कंसोलिडेशन के बाद, ये डर। इसीलिए करेंसी मार्केट्स आप लोग की स्क्रीन पर रुपया 70 के पार इस तरह की कमजोरी के साथ अब कच्चे तेल के उबाल के चलते कामकाज करता हुआ, और यही मूड बिगाड़ रहा है। एक्सपायरी के दिन ऊपरी स्तरों से दबाव। निफ्टी बैंक एक बार स्क्रीन पर लेकर आए, उसके बाद निफ्टी दिखाएं, क्योंकि निफ्टी बैंक वो पॉकेट है जो वैसे ही अंडर परफॉर्म कर रही थी, लगातार वो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, और आज फिर से वो दबाव के साथ ही वो पॉकेट ट्रेड करती हुई। कल जरूर, क्योंकि हमने सेकंड हाफ में अच्छा उछाल लोज से देखा था, तो निफ्टी बैंक में मोमेंटम आ गया था 1.25% का उछाल, लेकिन इवेंचुअली ये पॉकेट वापस क्रैक करती है और अब तो लाल निशान में कामकाज होता हुआ, तो ये दिक्कत की बात। इसीलिए निफ्टी भी स्क्रीन पर आना चाहिए, वहां पे भी अब मोमेंटम लूज आउट होता हुआ नजर आ रहा है। पर कल जब बाजार एक क्रूशियल जंक्चर पे था, तब अल्ट्राटेक ने अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करे थे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे, और वो कह लीजिए एक वो रीजन मिल गया, या आना ही था तो एक वो ट्रिगर पॉइंट बन गया। अल्ट्राटेक के अच्छे नंबर्स, अल्ट्राटेक का चलना था, और बाजार भी चलता हुआ नजर आया। आज भी सबको इंतजार है एक और इंपॉर्टेंट नतीजे का जो बाजार का मूड मेक और ब्रेक कर सकता है। ये है पहले तो मारुति सुजुकी। एक्सपेक्टेड है कि मेरे इसी शो में न्यू ईयर कंपनी वो रिजल्ट्स आएंगे, तो उसको मैं कीनली वेट कर रहे हैं, सबके सब जानना चाहते हैं, और उसके बाद वो कमेंट्री खास तौर पे, क्योंकि बिक्री के आंकड़े तो हमारे सामने हैं, तो पता है कि ये क्वार्टर अच्छा रहेगा नहीं, पर आगे का आउटलुक, आगे की ट्रेजेक्ट्री वो इंपॉर्टेंट रहेगी मारुति के लिहाज से। और दूसरा मूड सेट करने वाला रिजल्ट होगा एक्सिस बैंक का, पर वो अभी डिले। मैं मारुति का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, शायद जल्द आता हुआ नजर आए। चलिए, इस बीच आज का मैनेजमेंट और वो स्टॉक मैनेजमेंट के जुड़ते जुड़ते दिन के हाईस की तरफ इस कमजोर बाजार में आपको नजर आएगा, और खैर रुपए की कमजोरी के साथ कोइंसाइड कर रहा है इंटरव्यू, इसीलिए आप देख रहे हैं कि 3% के उछाल के साथ हेक्सावेयर के स्टॉक में इस समय कामकाज होता हुआ। इस कंपनी ने कल अपने पहली तिमाही की, क्योंकि हेक्सावेयर कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, तो कैलेंडर ईयर 2019 की पहली तिमाही के रिजल्ट्स कल आए, और रेवेन्यूज एग्जैक्टली इन लाइन है, 2.25% का उछाल तिमाही दर तिमाही। बट डिसअपॉइंटमेंट जो श्री कृष्णा साहब आई है वो मार्जिन के फ्रंट पे आई है। 25 बेसिस पॉइंट्स, 1/4% मार्जिन में दबाव, जबकि मोटा मोटी सारा स्ट्रीट उम्मीद कर रहा था मार्जिन में कुछ नहीं तो हल्का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। क्यों दबाव सर, ये मार्जिन पे प्रेशर क्यों, कॉन्ट्रैक्शन क्यों? देखिए, हमारा हर साल Q4 और Q1 का मार्जिन थोड़ा कम होता है और रिकवर होता है Q2 और Q3 में। Q2 अच्छा होता है और Q3 सबसे बढ़िया मार्जिन होता है। यही पैटर्न इस साल भी कंटिन्यू होगा। Q4 to ये सिक्लिकल फैक्टर्स है, कैलेंडर डेज है, और Q1 में हमेशा थोड़ा अनसर्टेनिटी रहता है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लोग नया डील का डिसीजंस पोस्टपोन करते हैं, बजट्स फ्रीज नहीं होते हैं, तो काफ़ी सिक्लिकल फैक्टर्स है जो हर साल होता है, जो इस साल भी हुआ है। इस साल थोड़ा BFS में ज़्यादा से यूजुअल से ज़्यादा हुआ है, इसलिए आप BFS हमारा देख रहे परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। उसके बावजूद 3 और वर्टिकल्स बहुत अच्छा किए, इसलिए हमने ओवरऑल ग्रोथ मेंटेन किए। पर ये सिक्लिकल फैक्टर्स की वजह से हमारा मार्जिन Q2 में वापस ज़रूर आएगा। तो जो आप बेसिक, हाँ, इसके अलावा थोड़ा 2-3 फैक्टर्स है जो स्पेसिफिक है इस क्वार्टर में।
सर आशीष जी बोलिए। नहीं, आप कंटिन्यू करो सर, फिर मैं आऊंगा। नहीं, ओके, इसके अलावा 2-3 फैक्टर्स है जो इस क्वार्टर के हैं, जो हमने 2 क्वार्टर पहले बोला कि यूएस में लेबर शॉर्टेज है, स्किल शॉर्टेज है, इसलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्किल क्रिएशन ऑन साइट, तो वो है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट अगेन वही स्किल इश्यू, शॉर्टेज इश्यू की वजह से है। ये दोनों इस क्वार्टर थोड़ा पीक हुआ, हाँ। और आगे भी होगा, पर ये पीक लेवल से कम होगा। नहीं, आपने काफी सारी टच अपॉन कर दी चीजें, तो मैं थोड़ा एक एक करके आऊंगा। मैं समझना चाहता हूं, अभी आप जो कह रहे हैं मार्जिन्स पे इस क्वार्टर में प्रेशर था, वो लार्जली सीजनैलिटी के चलते था कि हिस्टोरिकली ये क्वार्टर वीक रहता है, इसीलिए मार्जिन्स पे दबाव था, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। पूरा साल फिर मार्जिन्स के लिहाज से क्या एक्सपेक्ट करूं? ये पूरा साल जो हमने गाइडेंस की है, हाँ। कि इस पूरा साल का मार्जिन होगा जो पिछले साल का पूरा साल का मार्जिन था। तो FY18 के मार्जिन्स थे 14.4%, 15% से घटकर। तो आप कह रहे हैं इस साल पूरे साल FY19 या CY19 में मैं 14.5% के मार्जिन एक्सपेक्ट करूं एक्सावेयर से, है ना सर? अब अप्रोक्सीमेटली आप एबिट लेवल पे बोल रहे हैं, हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा जो पिछले साल था। तो थोड़ा डॉन्टिंग टास्क है इस असर में। अब यहां से फिर मार्जिन्स में कोई डिटेरिएशन नहीं होना चाहिए। मार्जिन्स अगर फ्लैटिश रहते हैं आने वाले 3 क्वार्टर्स में, तब ये गाइडेंस जो कंपनी ने दिया है ये अचीव होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये तो रही वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मार्जिन्स की बात। अच्छा टॉप लाइन इस बार जो उम्मीद थी बिल्कुल बैंग इन लाइन, उम्मीद के मुताबिक वो टॉप लाइन का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो आप अपना जो कैलेंडर ईयर 2019 का पूरे साल का गाइडेंस था, यू स्टिल स्टिकिंग टू दैट सर? 12 से 14% की ग्रोथ वर्सेस 11-11.5% पिछले साल की। यस। ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप इस क्वार्टर भी देखेंगे, हाँ, नहीं, आप इस क्वार्टर भी देखेंगे, हमारा कांस्टेंट करेंसी Y-on-Y ग्रोथ 13% था। तो बिल्कुल हम ऑनलाइन है टू बीट आर गाइडेंस। सो हमने रिएटरेट किए कि हम गाइडेंस बीट करेंगे। अभी से हमको मिड पॉइंट ऑफ गाइडेंस बीट करने के लिए 4% ग्रो करना है क्वार्टर, एवरी क्वार्टर। और यूजुअली हमारा Q2 और Q3 में ग्रोथ रेट्स उतना या उससे ज़्यादा ज़रूर होता है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा था कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, क्योंकि ग्लोबली तो तमाम इश्यूज हैं। इश्यूज में वो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर कंटिन्यू होता हुआ, इश्यूज में वो जीडीपी ग्रोथ के स्लो डाउन बड़ी इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, वो ब्रेक्जिट को लेकर अभी भी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इन सब से कोई घबराने की जरूरत नहीं है सर? इन सब का कोई बिजनेस पे अब तक इंपैक्ट नहीं पड़ा है? नहीं, थोड़ा सा मैक्रो अनसर्टेनिटी की वजह से इम्पैक्ट हुआ बीएफएस सेक्टर में। तो हमारा इस क्वार्टर बीएफएस देखेंगे तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस था। यहाँ से इम्प्रूव ज़रूर होगा बीएफएस, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करेगा, हर क्वार्टर ग्रो करेगा, हर क्वार्टर अभी से, पर ग्रोथ कंपनी एवरेज से थोड़ा म्यूटेड होगा। तो इम्पैक्ट है वो बीएफएस में है, पर हमारा ये अच्छा हो रहा है कि 3 वर्टिकल्स काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, और उस जो बीएफएस में थोड़ा जो स्लैकनेस है वो उससे भरपाई हो रही है। बाकी तो ये जो बीएफएस में स्लैकनेस है या फिर जो भी दिक्कतें आप इस समय फेस कर रहे हैं, वो क्या क्लाइंट्स की तरफ से बजट कट्स करे जा रहे हैं, या फिर वो डिसीजन लेने का समय और बढ़ रहा है, इलॉन्गेटेड साइकिल्स हैं, असमंजसता की स्थिति, अनसर्टेनिटी है, तो कोई डिसीजन जल्दी में लेना नहीं चाह रहा है, ये रीजन है? ये काफ़ी कस्टमर्स में ये हो रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच हो रहा है। भैया मैं अभी जब तक पैसा खर्चना नहीं है तब तक नहीं करूँगा। जो डिस्क्रिशनरी बजट में स्पेशली थोड़ा डिसीजन पोस्टपोन करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये हर साल थोड़ा होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, पर जो है और पूरा सेटल नहीं। और हमारा ये आउटलुक है कि ये थोड़ा सॉफ्टनेस बीएफएस में ये रहेगा, ये वेट एंड वॉच मोड रहेगा जब तक मैक्रो का क्लैरिटी पूरा नहीं आए। अच्छा, वो जो लास्ट टाइम टीसीवीज तगड़े थे $116 मिलियन के, उसमें पहली बार वो एक $100 मिलियन का लोगो आया था आपके पास। आपने ऑलरेडी गाइड फॉर कर रखा था कि इस कैलेंडर ईयर में सेकेंड हाफ में ग्रोथ नजर आएगी। तो क्या मान के चलूं अगला क्वार्टर जो Q2 आने वाला है वो भी म्यूटेड ही परफॉर्मेंस होगी? नहीं, हमारा Q2 परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है। इनफैक्ट मार्जिन शार्प इंक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज होगा। एक थोड़ा वीज़ा कॉस्ट बढ़ता है Q2 में, उसको निकालेंगे तो बहुत बढ़िया मार्जिन होगा और ग्रोथ भी अच्छा होगा।
पर जो ऑर्डर बुक था लास्ट ईयर एंड के हिसाब से वो तो H2 में ज़्यादा रैंप अप है, पर Q2 में भी ग्रोथ होगा। अच्छा, मैं इस पे वापस आऊंगा आगे डील्स पे, क्योंकि अब कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पहले उसे टच अपॉन कर लूं, इससे पहले कोई बड़ा रिजल्ट आ जाए और हम लोग डिवेट कर जाएं। अच्छा, एक आपका जो प्रमोटर है, जो पेरेंट है, बेरिंग्स ने एक NIT टेक्नोलॉजीज नाम की दूसरी IT कंपनी एक्वायर कर डाली है। अब बेरिंग दो कंपनियों का, भारतीय कंपनियों का प्रमोटर है, तो लगता है इसको देखते हुए कि एक मर्जर इनएविटेबल है सर। तैयारी हो रही है क्या उसकी? ऐसा कुछ प्लान शुरू हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक तो NIT ने बोला है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हमको नहीं मालूम था, पर उनका कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि 2 साल तक तो मना है मर्जर। तो उसके बाद भी देखिए, ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो फंड स्ट्रक्चर में ऑपरेट करते, हमारा फंड और NIT का फंड अलग अलग फंड्स है, तो ये ऑलमोस्ट अलग कंपनी टाइप का है। ईच फंड के पीछे अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, तो मर्ज करना बहुत मुश्किल बात है। और फाइनली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि हमारा वैल्यू नहीं नज़र आ रहा है। आई थिंक दोनों कंपनी के लिए ये अच्छा होगा कि हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट और ग्रो करें। तो मर्जर इज नॉट ऑन द कार्ड, एटलीस्ट 2 साल तो है नहीं, और उसके बाद भी शायद अनलाइकली नजर आ रहा है इस समय, ऐसा मान के चलूं। ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टैंडअलोन एंटिटीज के तौर पे ही एक सिमिलर पेरेंट के अंदर ऑपरेट करेंगी। ठीक बात। अच्छा, तो फिर मेरा सवाल था, क्योंकि स्ट्रीट बहुत मान के चल रही है, अजम्पशन लेके चल रही थी कि एक मर्जर होने वाला है इन दोनों कंपनीज का इवेंचुअली, और बेरिंग कराता हुआ नजर आएगा। तो फिर वो आपका जो $250 से $300 मिलियन स्पेंड करने की योजना थी अगले 2-3 साल में, वो इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के लिए, वो ऑन ट्रैक है सर, है ना? अगर ये मर्जर होता तो शायद ही गड़बड़ा जाता। बिल्कुल ऑन ट्रैक है। तो किसी से बातचीत कब तक? वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। वो हमारा इंडिपेंडेंट प्लान था। वो वही है जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको कि $250 to $300 मिलियन 2 to 3 इयर्स में हमारा प्लान है खर्चने के लिए। हमने पिछले 2 साल से स्लोली कैपिटल बिल्डअप किया। डिविडेंड 2 साल पहले थोड़ा कम किए थे हम, तो इसलिए हमारा काफ़ी अच्छा कैश फ्लो बिल्डअप हुआ, और हम डेट फ्री भी है, तो थोड़ा डेट से भी हम कैपिटल रेस कर सकते हैं। तो हमारा बहुत एक्टिव प्रोग्राम है M&A का, बहुत रोबस्ट पाइपलाइन है। तो हर समय ये M&A करने का लॉजिक क्या है श्री कृष्ण सर? M&A बेसिकली होता है या तो अपनी ज्योग्राफिकल रीच को बढ़ाने के लिए, या कोई एक्सपर्टीज को लेने के लिए, या फिर कोई वर्टिकल में घुसने के लिए। आप किस लॉजिक से M&A करना चाहते हैं? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए। जो हमारा देयर आर कुछ कैपेबिलिटीज है जो हमारा गैप है, कुछ हम ऑर्गेनिकली बिल्ड कर रहे हैं, पर कुछ हमको, हमारा थियरी ये है कि ऑर्गेनिकली बिल्ड करना बहुत मुश्किल है या बहुत टाइम लगेगा, तो उस एरियाज में हम अक्वायर करना चाह रहे हैं। ठीक बात। वो डील विंस पे वापस आता हूं। इस बार डील विंस जो हुई हैं वो $36 मिलियन की, वीजा वी लास्ट क्वार्टर में खैर $116 मिलियन के आसपास थी। लास्ट क्वार्टर में तो एक आपने बड़ा क्लाइंट बैक कर लिया था। औसत रन रेट क्या होता है? क्योंकि देख के लग रहा है कि ऐसा लग रहा है डील विंस बहुत स्लो डाउन हो गया है, मोमेंटम लूज आउट हो रहा है, पर ऑन एन एवरेज क्या रन रेट होता था हमारी कंपनी का? नहीं, हमारी से मतलब तो लास्ट ईयर इस क्वार्टर देखेंगे तो शायद 20 मिलियन था, 20 मिलियन था लास्ट ईयर इस क्वार्टर। तो हमेशा हर साल में Q1 सबसे वीकेस्ट होता है डील्स के लिए, नया डील्स के लिए, और Q4 सबसे स्ट्रांग होता है। तो आप Q4 और Q1 का कंपैरिजन सीक्वेंशियल क्वार्टर मत कीजिएगा। और हमारा लास्ट ईयर Q1 और इस साल Q1 देखेंगे, एक्चुअली काफी बड़ा है। और जो एवरेज है लास्ट टाइम पूरा साल का 200 था। नहीं ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि वो एक लास्ट टाइम एक बड़ी डील। ये मैं बार बार इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ सर के साथ। क्या होता है, हमारी बातचीत में थोड़ा सा लैग आ जाता है, वो लैग के चलते मैं कुछ पूछ रहा होता हूँ, वो तब कुछ और जवाब दे रहे होते हैं, तो हम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन सर, सप्लाई साइड इश्यूज इंडस्ट्री ग्रैपल कर रही थी। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स पे आपसे अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल सबसे बातचीत हुई थी, सबके ये कंसर्न्स थे। क्या चल रहा है सर स्थिति? अभी भी इंडस्ट्री उससे ग्रैपल कर रही है या प्रेशर कुछ ईज ऑफ हुआ है? तो आप स्किल लेवल्स और वीजा की बात कर रहे हैं। हाँ, जो सप्लाई साइड इश्यूज बने थे आपके केस में, तो इस बार वो एट्रिशन भी बड़ा तगड़ा चढ़ गया, 18% के ऊपर आ गया है सर। हाँ, तो ये यूएस में जो सप्लाई साइड इश्यूज है, ये मेरे को नहीं नजर आ रहा है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, क्योंकि इकोनॉमी अच्छा चल रहा है और लेबर मार्केट टाइट है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है।
तो ये शॉर्ट टर्म के ईज ऑफ नहीं होगा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, तो हमको सॉल्यूशंस निकालनी पड़ेगी अज्यूमिंग ये कंस्ट्रेंट्स रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ कर रहे हैं। हम अमेरिका में कॉलेज से हायर कर रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं। पहले ये नहीं करते थे, पहले खाली लैटरल एक्सपीरियंस लोग हायर करते थे। अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कॉलेज से लोग लो, उनको बेंच में रखो और ट्रेन करो। दूसरा चीज़ ये कर रहे हैं हम, यही स्ट्रैटेजी हम मेक्सिको में भी कर रहे हैं। तो हमारा अच्छा साइज का सेंटर है मेक्सिको में, ऑलमोस्ट 600 लोग हैं मेक्सिको सेंटर में। तो उस सेंटर में हम अमेरिका के लिए हायर कर रहे हैं अभी, और वहाँ पे भी हायर करके ट्रेन करके पर अमेरिका में डिप्लॉय। अच्छा श्रीकृष्ण सर, आप आए और एक इंपॉर्टेंट सवाल हम सब शेयरधारकों के लिए, जो हम सब फंस गए। 550 का माल जो था हेक्सावेयर का, वो 350 के आसपास गिरा और अब उन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो बुरा वक्त था वो बीत चुका है क्या? अब मार्जिन्स के फ्रंट पे जो प्रेशर, स्पेसिफिक इश्यूज, ये सब अब मैं मानूं क्या ईज ऑफ होते जाएंगे यहां से सीक्वेंशली आने वाले क्वार्टर्स में? हम तो वी फील वेरी कॉन्फिडेंट दैट हमारा ग्रोथ अच्छा होगा in the remainder of this year and even on the long term basis, and margins will improve from the current levels. बस ठीक बात सर, चलिए आपकी बात मानी। श्री कृष्ण सर धन्यवाद वक्त निकालने की डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए। मैं क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन से करूंगा बातचीत, समझेंगे कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज पर हेम सिक्योरिटीज की क्या राय है, कॉल है, और मैं अभी तक कुछ अहम रिजल्ट्स वेट कर रहा हूं। एक स्टॉक ब्रेक पे जाने से पहले दिखाना चाहूंगा भारती इंफ्राटेल। कल नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद, 10% की निफ्टी की कंपनी अब दबाव के साथ कामकाज करती हुई। रिजल्ट्स वीक थे, मार्जिन इंप्रूवमेंट जो नजर आ रहा था, जैसे कोल मार्जिन देखते तो आप दबाव में थे, और ज्यादा बड़ा इशू वो टेनेंसी को लेकर, वो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरा इशू वोडाफोन आइडिया, ये जब रैशनलाइजेशन और करेगा तो और प्रेशर इनके फाइनेंशियल पे पड़ेगा। ये दिक्कत है भारती इंफ्राटेल के साथ, और इसीलिए देखिए आप 10 से 11% की कमजोरी, गजब की पिटाई इस स्टॉक की होती है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस बार हेक्सावेयर के स्टॉक पे एक कॉल लेकर आऊंगा।